गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, ठंड ज्यादा हो गई है लग रहा है। मतलब 10 लोग गायब हैं। कितने लोग एब्सेंट है भाई? एक लेट मी सी हु आर नॉट हियर। गुड इवनिंग रीत, गुड इवनिंग। करण बाबा है, ठीक है। पंडित जी नहीं है? दीक्षांत, क्या बात है, ठंड ज्यादा हो गई लग रहा है। हम्म। शिवानी इज देयर, वंश इज देयर, वंशिका इज देयर। ओके। वासु भी नहीं? अच्छा, वासु है। ध्रुव है, ठीक है। चलो जी, बहुत कुछ लोग एब्सेंट हैं, बट एनीवे लेट्स बिगिन। एक तो सबसे पहली बात है कि आज की क्लास में वी वर सपोज टू डिस्कस डाउट्स, बट यू डिडंट शेयर एनी डाउट। क्या बात है, पढ़ाई नहीं चल रही है? क्वेश्चन वेश्चन नहीं कर रहे हो? कौन सा टॉपिक के सम्स कर रहे हो अभी? क्यों भाई, बताओ। कौन बताएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन के कर रहे हो? अच्छा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया हो गई। डेफिनेट के कर रहे हो तो फिर उसके डाउट नहीं है? डेफिनेट एरिया में कोई डाउट नहीं है? तो अगर डाउट है तो उसको शेयर कर देना एटलीस्ट, मैं देख लूंगा कम से कम कहाँ तक किया आपने, क्या किया है। एंड टुडे लेट्स बिगिन विद सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, डेफिनेट के डाउट आप शेयर कर देंगे पॉजिटिवली कल तक, सो दैट वी कैन डिसाइड कि वेंसडे की क्लास में डाउट डिस्कस करें या कंटिन्यू करें कॉन्सेप्ट को। एनीवे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया था, ऑर्डर एंड डिग्री कर लिया था अच्छे से। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप राइट लिखेंगे, हेडिंग होगी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई बोले व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो थोड़ा सेंस तो आपको पता ही है कि एनी कर्व, इंडिविजुअल कर्व और अ फैमिली ऑफ कर्व, द डेरिवेटिव्स एंड एक्स एंड वाई मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के मतलब हर एक पॉइंट के, जिसके हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड डेरिवेटिव सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ऐसे बोलेंगे अ फैमिली ऑफ कर्व एफ एक्स वाई सी वन सी टू सी थ्री सी एन इक्वल टू जीरो फ्रॉम विच the x comma y comma dy by dx obtained. So at every point of this family of curve, I'll have a x coordinate and a y coordinate and derivative oblique derivatives of y with respect to x at that point, at every point obtained from here will satisfy the differential equation. Then such family of curve is called solution of differential equation. तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसी को सोल्यूशन बोलते हैं, इसी को इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रल को प्रिमिटिव बोलते हैं तो आपको पता है। इंटीग्रल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि in order to find solution you have to integrate the differential equation because the differential equation has been formed by differentiation. तो आप ऐसे इस फिगर को आप दिमाग में रखना कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें x होगा, y होगा, डेरिवेटिव्स होंगे। अब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतनी बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर kth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो k टाइम्स इसको आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। When you differentiate once, there is a constant of integration. If you differentiate k times, there will be k number of arbitrary constant in the solution, and you will get a family of curve containing x, y, and k number of arbitrary constant because you have integrated k times. So this is differential equation, this is solution. And if you want to solve, you have to integrate. But if you want to form,
देन यू हैव टू डिफरेंशिएट। इसी फैमिली ऑफ कर्व को अगर k बारी डिफरेंशिएट करके और कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन देन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन। अब सॉल्यूशंस जैसे जैसे मैं ऐसा बोलूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां से एक्स वाई डेरिवेटिव्स का सेट इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लिया हमने बोला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने देखा ये सेकंड डिग्री का सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है d dx ऑफ dy बाई डी एक्स 0, इसका मतलब है d ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 dx। इंटीग्रेट कर दिया तो dy बाई डी एक्स क्या आया, 0 का इंटीग्रल क्या होता है c, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, c1 लिख दो। और फिर आ गया dy इज इक्वल टू c1 dx, फिर से इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया y इज इक्वल टू c1 टाइम्स x प्लस c2। तो आपको क्या मिला, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव 0, क्योंकि कर्वेचर 0, स्ट्रेट कर्व है। और यहां से ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो बारी, एक बार डिफरेंशिएट करो c2 0 हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो डेरिवेटिव 2 0, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके आएगा, इंटीग्रेट करके आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको रीराइट करेंगे, ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस, तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c का डबल, तो c नॉट, ऐसा कुछ लिख दो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फैमिली है फैमिली, तो ये भी ठीक है। और यहां से ये लाना है, तो बिकॉज एक पैरामीटर है तो एक बार इंटीग्रेट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा। इसी से 2x माइनस 2y y प्राइम इक्वल टू 0 आ गया ना, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स 0। तो ये है फॉर्मेशन, और ये था उसी का इनवर्स प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सॉल्विंग या इंटीग्रल। और ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, इसी को इंटीग्रल बोलते हैं, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। Yes, if you get C0, you'll get a particular member of that family. If you get C1 and C2 की कोई एक वैल्यू दोगे तो उसे एक मेंबर मिलेगा इस फैमिली का। ऐसे C1 C2 की इन्फिनिट ऑफ इन्फिनिट वैल्यूज हैं, तो इन्फिनिट ऑफ इन्फिनिट कर्व मिलेंगे यहां से। अब आते हैं कि ये सॉल्यूशंस का टाइप क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस को हम तीन कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट is known as particular solution, rather general solution लिखो, general solution. Second is particular solution and third is singular solution. तो तीन तरह के solution होते हैं differential equation के, but in your syllabus, in our scope of discussion, there are only particular and general solutions. Singular solution is not of our scope, but थोड़ा सा insight, थोड़ा सा basic idea उसका मैं बताऊंगा discussion के दौरान। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किया होगा तो वहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या था, सेट ऑफ ऑल एंगल्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो यहां पर भी ऐसा है, सेट ऑफ ऑल कर्व्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन इज अ solution of a differential equation which is written as a family of curve having as many parameters as the order.
Again, I repeat, the solution of a differential equation, if written as a family of curve involving as many parameters as the order of differential equation, is called general solution. तो इसकी कंडीशन यही है कि इसमें उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए जितना की ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का है तो 2 पैरामीटर होने चाहिए, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 पैरामीटर होने चाहिए। एंड इट इज सेट ऑफ ऑल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव। इसी को जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसी को कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं, या कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी समझ लो, फिर एक एग्जांपल लेकर के दोनों को डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश कर लेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन मतलब जिसमें सारे हैं, ठीक है, सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यूज को असाइन करके जो कर्व्स मिलते हैं, जो इंडिविजुअल कर्व मिलते हैं, उन्हीं को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन या इंडिविजुअल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप लिखेंगे a solution obtained from the general solution by assigning particular specific value to a constant in the general solution is termed as particular solution. And singular solution क्या है वो भी लिख लो। Singular solution is a curve or surface that satisfies the differential equation, but it is not a particular solution. It cannot be derived by general solution. It cannot be derived by assigning values to the arbitrary constant present in the general solution. मतलब अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल कर्व है जो जिसके एक्स वाई और डेरिवेटिव्स का सेट इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो जनरल सॉल्यूशन में C1, C2, C3 को वैल्यू असाइन करके क्रिएट नहीं हो सकता, तो ऐसे इंडिविजुअल कर्व्स भी होते हैं, उनको हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। बट वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस में नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं। तो जब आएंगे उस तरह के इक्वेशंस तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus x equal to 0, तो आपने क्या किया? आपने बोला ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हो गया dy is equal to x dx, एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपने लिखा y is equal to x square by 2 plus c। तो ये जो मिला आपको, ये क्या है? तो इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। अब इसी जनरल सॉल्यूशन में c के जगह पर अगर मैं c को 0 कर देता हूं, तो आपको मिलेगा y is equal to x square by 2, एक पैराबोला है, x square by 2 इज अ पैराबोला ऐसा, और c को 1 कर दो तो y is equal to x square by 2 plus 1, तो ये भी एक पैराबोला है, एक यूनिट ऊपर से वर्टेक्स आ जाएगा, ऐसा पैराबोला होगा। ऐसे c के इनफिनाइट वैल्यू देंगे तो c के इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे ऐसे। तो ये जो अलग अलग पैराबोला है, ये क्या है? इनको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये जो वैल्यूज दे रहे हैं इसको बाउंड्री वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, कि x 0 पर y 0 है, अगर ऐसा दिया कि y at x equal to 0 equal to 0, इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यूज या बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री वैल्यूज या बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं? वो कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए कंडीशंस होती हैं, कि अगर आप एडिशनल कंडीशन दे रहे हैं जिससे वो कांस्टेंट पैरामीटर की वैल्यू इवैल्यूएट होती है, तो उनको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। बाउंड्री कंडीशंस से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन का बात अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जहां पर कॉन्टेक्स्ट आएगा वहां पर मैं इलैबोरेट करूंगा, अभी सिर्फ ये डेफिनेशन तक रखो अपने आप। तो अब आते हैं सॉल्विंग, तो लिखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला मेथड जो सॉल्विंग का है, और इनफैक्ट दैट इज द ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है,
बाकी सारा जो मेथड या प्रोसीजर पढ़ेंगे वो सिर्फ टेक्निक्स होंगी उस मेथड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस फॉर्म में लाने के लिए। तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो मेथड टू फाइंड आउट जनरल सोल्यूशन, there are many methods we are going to take up. The very first one is called variable separable method. Method one is called variable separable method. Yeah, when the variables are either separate or they are separable. अब इस मेथड में क्या है, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म की बात करने जा रहे हैं। जब dy by dx ऐसा हो, समझो an equation of the type dy by dx is equal to f of x into g of y, or dy by dx is equal to f of x upon g of y। अगर इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको बोलते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल केस। जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, dy अपॉन जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx। तो अब क्या हुआ, डिफरेंशियल y के साथ फंक्शन ऑफ y आ गया, डिफरेंशियल x के साथ फंक्शन ऑफ x आ गया। तो अब हो गया वेरिएबल आर सेपरेटेड, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट। तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये केस है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा। अगेन वेरिएबल्स आर सेपरेट एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट। तो वेरिएबल सेपरेबल का केस का मतलब है जिसमें दोनों वेरिएबल अपने अपने डिफरेंशियल्स के साथ आइसोलेट हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल केस। और सॉल्व करने के लिए प्योरली हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। देयर इज नो स्पेसिफिक टेक्निक नीडेड देन दैट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बात तो समझ में आ गई कि dy बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी वाई है या एफ एक्स अपॉन जी वाई है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल केस। फॉर एग्जाम्पल, अब वेरिएबल सेपरेबल में बहुत सारे सब केसेस में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे अगर dy बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी वाई है तो मैंने बताया कि ऐसा कर दो और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। जैसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डू यू थिंक इट इज वेरिएबल सेपरेबल केस? I'm asking you all, is it a variable separable case? Yes, definitely. Why? Because ये x का फंक्शन अलग है, y का फंक्शन अलग है, तो आइसोलेट हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो dy ओवर y स्क्वायर प्लस 1 is x minus 1 times dx, and therefore we have separated the variable, integrate it। तो इंटीग्रेट किया तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, tan इनवर्स ऑफ y is equal to x square by 2 minus x plus c, and I can put it like this only, or I can say that y is equal to tangent of x square minus x plus c, x square by 2 minus x plus c। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में सॉल्यूशन लिख सकते हो। अब अगर कोई आपसे बोले कि फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल विद कंडीशन y is equal to 0 at x equal to 0, तो इस जनरल सॉल्यूशन तो आ गया। अब इस जनरल सॉल्यूशन में से वो सॉल्यूशन बताओ जो 0 0 से पास कर रहा हो। तो क्या करेंगे आप, x को 0 पुट करो और y 0 करो, तो यहां पर पुट कर दो, यहां पर x को 0 y को 0, तो tan इनवर्स 0 इज 0, 0 माइनस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो कौन सा कर्व आया, कौन सा कर्व आया, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2। ये कर्व है जो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो ओरिजिन से पास करता है। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व आएंगे सॉल्यूशन, उनमें से द वन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन इज दिस वन, दैट्स इट। वेरिएबल सेपरेबल केस क्या है समझ में आ गया? अब जरा फटाफट क्वेश्चंस करो। ये तो हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। हाँ जी, जल्दी आंसर करो।
Solve this differential equation. X root 1 minus y square dx plus y root 1 minus x square dy equal to 0. Do you think that variable is separable? Yes, although variables are not separated as such, but they are separable. In order to separate the variable, what we are supposed to do? If we divide this equation by root of 1 minus x square into root of 1 minus y square, I will get x dx over root 1 minus x square plus y dy over root of 1 minus y square equals 0. Now the variables are definitely separated. Now we can integrate both sides. तो इधर भी इंटीग्रल 0 dx हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यहाँ क्या आएगा बोलो? इसका इंटीग्रल तो आप कर सकते हैं ना. कैसे? दोनों का इंटीग्रल एक ही जैसा होगा क्योंकि सेम इंटीग्रल है, सिर्फ x की जगह y हो गया. तो एक को कोई सॉल्व कर लो. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t स्क्वायर डाल दो तो आ जाएगा x dx इज इक्वल टू माइनस टी डी टी. तो ये इंटीग्रल ऐसा परफॉर्म होगा, माइनस ऑफ टी डी टी बाई टी. इसी तरह से इसको अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर को यू स्क्वायर डाल दें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू डी यू बाई यू इक्वल टू सी. एंड देन यू हैव गॉट द आंसर. टी और टी कैंसिल, यू और यू कैंसिल, तो आ जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव कॉमन लेकर के रूट ऑफ टी, सॉरी टी प्लस यू इक्वल टू 0 आएगा. सी आएगा ना. टी प्लस यू इक्वल टू सी. तो यहां से आ जाएगा टी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. टी है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर equal to C naught. C naught is negative of C. This is the general solution. Is the general solution. Clear है जी? कोई डाउट? तो आप देखोगे ना मोस्टली क्या डिफरेंशियल इक्वेशन करते समय आपको सिर्फ एक ही बात महसूस होगी कि आप छोटी छोटी जो इंडेफिनिट इंटीग्रल के सम्स किए हैं ना, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे. वो भी बहुत टिपिकल इंटीग्रेशन की सिचुएशन नहीं राइज होगी, बहुत ऑर्डिनरी बेसिक लेवल के ही इंटीग्रल्स यूजुअली इन्वॉल्व होंगे. चलिए जी, फटाफट आंसर करिए. अब जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करिए, ठीक है. तो वेरिएबल सेपरेबल तो कंप्लीटली आज जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के सारे केसेस इस क्लास में खत्म होने चाहिए. ये टारगेट लेके काम करिए. पहला क्वेश्चन ए पार्ट, इज इट वेरिएबल सेपरेबल केस? इज इट वेरिएबल सेपरेबल केस? यस. कैसे? कारण बताओ. अच्छा जी, चलो अच्छी बात है. इन्होंने बोला कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे. इस इक्वेशन को अगर आप रीराइट करते हो dy over dx is equal to e raised to the power ax plus by. So it is dy upon dx is equal to e raised to the power ax product e raised to the power by. So it is e raised to the power minus by product dy is e raised to the power ax product dx. Now the variables are separable. तो वेरिएबल्स वे सेपरेबल, सेपरेट नहीं थे, थोड़ा सा रीअरेंज किया और ये सेपरेट हो गए. ये वाला फॉर्म जैसे ही आया तो सेपरेट हो गए. अब आंसर कर जाओ. अब तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा केस है. तो आया e रेज टू द पावर माइनस बी वाई ओवर माइनस बी
is equal to e raised to the power ax over a plus c. So put it like this. Go ahead, अगले क्वेश्चन पे चलो. A part is done. What about B part? बोल रहे हैं फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन पासिंग थ्रू 0,0 ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और ओरिजिन से पास होने वाला मेंबर ऑफ जनरल सोल्यूशन बताओ कौन सा है. तो ये भी आप देखो वेरिएबल सेपरेबल का केस है. डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रोडक्ट वाई स्क्वायर प्लस 1. इससे डिवाइड कर दो द इक्वेशन. तो आपको मिलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 dy 0. Therefore, integral of x over x square plus 1 dx plus integral of y over y square plus 1 dy is c. Yes. तो यहाँ पर एक्चुअली इसका हाफ dx स्क्वायर प्लस 1 है, ये हाफ. तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 कर दो. तो आ जाएगा ln ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln ऑफ रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू. अब जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन में सारे टर्म लॉग के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग के फॉर्म में लिख देंगे. ln ऑफ, मान लो ये c नॉट था, ln ऑफ c लिख दिया मैंने. एंड देयरफॉर क्या आएगा, log a प्लस log b is log ab. तो ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ c. तो यहां से जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट ऐसा लिखा जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c. या लिखने के लिए तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c. क्लियर है जी? क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि c नहीं, यहाँ पर मॉड c होना चाहिए कायदे से बोलो तो ln मॉड c. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. हाँ जी, वो भी कर सकते हैं. 1/2 को c नॉट में वो क्लब हो ही जाएगा. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो अब इसमें कोई बोलता है कि ओरिजिन से पास करने वाला सोल्यूशन क्या होगा. इफ y is 0 at x equal to 0, तो एक्स वाई को 0 करो तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा. दैट इज इट्स अ सिंगुलर कर्व, आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन हो जाएगा. आइसोलेटेड पॉइंट फंक्शन. क्योंकि इस इक्वेशन को तो सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना, 0,0. तीनों स्क्वायर्स का सम 0 तभी होगा जब हर एक टर्म इंडिविजुअली 0 हो जाए. तो x भी 0 एंड y भी 0, तो ओनली वन सिंगल पॉइंट फंक्शन हो जाएगा 0,0 के केस में. आगे चले, इज दैट क्लियर?
हाँ जी, जल्दी आंसर करिए, फास्ट। वेरिएबल तो क्लियरली सेपरेबल थे, है ना? dy over y ln y is dx upon sin x cosecant x dx, and then go ahead with the integral. इसका इंटीग्रल क्या आएगा? log ऑफ log y है, log ऑफ log y का डेरिवेटिव है, क्लियर दिख रहा है। log y को t पुट करो तो 1 by y dy dt, तो dt अपॉन t है ना? तो इसको मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, या आप चाहो तो ऐसे पुट करके देख लो। आ जाएगा dt ओवर t इज इक्वल टू इंटीग्रल cosecant x dx। सो राइट द आंसर। इसका आंसर ln ऑफ mod of ln y ln of mod t इज इक्वल टू cosecant x का इंटीग्रल क्या होता है? ln ऑफ mod of cosecant x minus cot x, yes, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम प्रेफर करेंगे लॉग के फॉर्म में लिखना, ln of mod c, and therefore I will say that ln of mod ln of y is equal to ln of mod c times cosecant x minus cot x, या c को k लिख दो, ln of mod k लिख दो, k times cosecant x minus cot x। तो यहां से आया log ऑफ y का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ k टाइम्स cosecant x माइनस cot x। तो यहां से हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि ln y सिंपली क्या होगा? तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के, बिकॉज k कांस्टेंट है तो यू कैन पुट इट k ओनली, प्लस माइनस के को k टाइम्स cosecant x माइनस cot x। तो y जो हो जाएगा वो हो जाएगा e रेज टू द पावर k टाइम्स cosecant x माइनस cot x। अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, where k is a parameter, where k is a parameter, रियल पैरामीटर। अब इसमें इन्होंने एक और बात पूछी कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बताओ जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। क्या y इज e एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू कॉमा e से अगर पास कर रहा है तो x को पाई बाई टू पुट करो, y को e डालो तो आएगा e इज इक्वल टू cosecant पाई बाई टू इज 1 एंड cot पाई बाई टू इज 0, तो e रेज टू द पावर k, तो k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया भाई बोलो? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर cosecant x माइनस cot x। This is the particular curve satisfying the conditions, satisfying the differential equation and boundary conditions। ये a part हो गया, just go ahead with the b part quick।
बी पार्ट भी हो गया, ओके क्लियर दिख रहा है। e रेज टू द पावर y से अगर मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, e रेज टू द पावर y dy is equal to e raised to the power x plus x square dx, and then you integrate both side. क्लियर है ना, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो आपका आया e raised to the power y is equal to e raised to the power x plus x cube by 3 plus a constant of integration c. This is the general solution. Now we need to satisfy this boundary condition that at x equal to 0 y is equal to log 6, नेचुरल लॉग 6। तो x को 0 पुट करोगे तो e रेज टू द पावर ln ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 e टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 6 आ गई। एंड इफ आई पुट दैट वैल्यू 6 हियर, देयरफॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया हमारा, ये जो है ना, ये कंप्लीट प्रिमिटिव है, कंप्लीट इंटीग्रल सी आई है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया तुम्हारा क्या, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू द पावर x। अच्छा c की वैल्यू 6 नहीं आई, 5 आई, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये 1 भी था ना, तो c की वैल्यू 5 आई, नो डाउट अबाउट इट। तो log ऑफ e टू द पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 5, this is the particular curve satisfying this differential equation. Hope all well. कोई इश्यू तो नहीं है, सबको बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find a particular solution of the differential equation this satisfying the initial condition that y is 1 at x equal to 0. Y is 1 at x equal to 0. तो आपने यहां पर क्या देखा, y dy is equal to e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x dx. Now variable separable, integrate y square by 2 would be equal to, ये न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ln ऑफ 1 plus e raised to the power x, 1 plus e raised to the power x plus c. So this is the general solution. Now in order to get the particular solution, put y equal to 1 at x equal to 0 condition. x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो हाफ इज इक्वल टू, x को 0 पुट करो ln 2 प्लस c। क्लियर है जी? तो c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू है हाफ माइनस ln 2, तो y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ
1 plus e raised to the power x plus minus log of 2 plus half. Assigning the value of c in the equation, ये आ जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये दोनों को क्लब कर लो, log a माइनस log b log a by b, तो ln ऑफ e raised to the power x plus 1 divided by 2 क्लब हो गया, और प्लस 1 by 2, प्लस 1 by 2 क्या प्लस 1 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां से y के दो वैल्यूज आएंगी एक्चुअली, क्या क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू रूट लेंगे तो मॉड y, तो एक रूट ऑफ 2 टाइम्स ln ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस 1 by 2 प्लस 1, और एक आएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ 2 टाइम्स द सेम। इसमें से क्या दोनों लेना होगा या कोई एक? दो फंक्शन आएंगे ना, दो फंक्शन के फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा, तो उसमें से दोनों लेना पड़ेगा एक। तो आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन फंक्शनली दोनों नहीं ले सकते, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन देखो तो बोल रहे हैं x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, जबकि यहां पर अगर x को 0 पुट करोगे यहां पर तो y की वैल्यू -1 आएगी, तो दिस विल बी रिजेक्टेड बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, ओनली दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। y की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आएगी और इससे पॉजिटिव आएगी, तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो ये वाला सिर्फ लेना, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्व करते समय। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात आएगी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल स्पेसिफाई करते समय हमेशा फंक्शन के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, और जब आप फंक्शन के फॉर्म में कर्व को ले जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो मोस्टली क्या होगा, वो रिलेशन के फॉर्म में आएगा, और रिलेशन को फंक्शन बनाएंगे तो उसकी 2 ब्रांचेज आई 3 आई, तो उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बाकियों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर सोल्यूशंस को स्पेसिफाई करते समय। जनरल करते समय तो आपको कोई इश्यू नहीं है, पूरा सोल्यूशन लिख देना। चलिए जल्दी आंसर करिए। अब ये क्वेश्चन आपका टेस्ट एक तरह से हो रहा है, तो मान लो आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं 3 मिनट टाइम, 1 मिनट पढ़ो और 2 से 3 मिनट में सॉल्व करके आंसर निकालो। गुड गुड गुड, क्या आंसर है? आंसर बोलो, आंसर जिसका भी आंसर आ गया आंसर बोलो। करण अनम्यूट करो, आंसर बोलो। जो मेंशन किए हो ये तो गलत है यार। आपको CV नहीं साहब, पूरा कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2। नो जी नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं समझ गया, यहां पर आप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डीजे बज रहा है तो तुम भी जो है लग रहा है डीजे की धुन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डांस करते हुए, राइट? इसीलिए ऐसे नाप शनाप आंसर दे रहे हो। एनीवे, तुमने क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया, किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि सर ये सब, मतलब तुम्हें समझ में आ गया सारा क्वेश्चन, राइट? फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू, अच्छा, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2 such that the slope of the tangent at any of its point is equal to the ordinate of that point augmented by a factor 3। क्या मतलब हुआ इसका? dy by dx is, अच्छा, so dy by dx is equal to y square, ये कहां से हुआ भाई?
अच्छा, किसी ने वाई स्क्वायर ले लिया, किसी ने y+3 ले लिया, y+2 ले लिया, y+3 ले लिया, बस मन मर्जी है। ओके, करण साहब ने ले लिया dy/dx इक्वल टू 3y, क्या बात है। और शिवानी ने ले लिया y+3। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, सबने गलत है। ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट y इज ऑगमेंटेड बाय अ फैक्टर 3 का मतलब होता है dy/dx इज y³। ऑगमेंटेड बाय टर्म का मतलब होता है y+y+y। और ऑगमेंटेड बाय अ फैक्टर का मतलब होता है कि प्रोडक्ट y इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार। फैक्टर मतलब प्रोडक्ट होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। ऑगमेंट मतलब इनहांस करना होता है, बढ़ाना होता है, ठीक है। और बाई अ टर्म मतलब है कि टर्म को रिपीट करना है, बढ़ाना है। और बाई अ फैक्टर का मतलब है फैक्टर को बढ़ाना है। तो y³ है, dy/dx y³। बाकी कहानी तो सारी खत्म हो गई, क्योंकि इसी इंटरप्रिटेशन से सब गड़बड़ हो गया। तो यहां पर आ जाएगा क्या, dy/y³ इज इक्वल टू dx इंटीग्रल। तो यहां से आ जाएगा -1/2y²। सही है। इज इक्वल टू x+c। तो यहां से आ जाएगा, पहले तो यहां से c को डिटरमिन कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी कैरी ऑन करेंगे। पासिंग थ्रू 0,2, तो y इज इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू 0 गिवन है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि -1/8 इज इक्वल टू 0 + c। तो c की वैल्यू आ गई -1/8, एंड देयरफॉर मेरे को मिला -1/2y² इक्वल टू x -1/8। तो आई विल गेट राइट हैंड साइड एज 8x - 1/8। तो 1/2y², 1/y² क्या हो जाएगा, तो 1 - 8x/4। तो y² क्या हो जाएगा, 4/1 - 8x। तो मॉड y क्या हो जाएगा, 2/√1 - 8x। तो y की दो वैल्यू आएगी, एक 2/√1 - 8x और -2/√1 - 8x। y पॉजिटिव y नेगेटिव दो केसेस होंगे। अब इसमें से कौन सा केस मैंने लेना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, या दोनों रखने हैं, दिस इज डिटरमिन्ड बाय x0 पर y नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर तो x0 पुट करो तो y पॉजिटिव आएगा, तो सिर्फ ये वाला रखेंगे और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या है, आंसर है y इज इक्वल टू -2/√1 - 8x इज द कर्व। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? हाँ जी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्म मतलब एडिशन, फैक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ऑगमेंटेड बाय टर्म मतलब y+y+y, ऑगमेंटेड बाय फैक्टर मतलब y into y into y। गोइंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, जल्दी आंसर करेंगे, क्विक। फाइंड द नेचर ऑफ कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, दो क्वेश्चन है इसमें, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, और इसी का दूसरा पार्ट होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। आपको दोनों सॉल्व करने हैं, तो नॉर्मल वाला सॉल्व कर लो, टेंजेंट वाला अपने आप कर जाना। नॉर्मल वाला पूरा सॉल्व कर दो, टेंजेंट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके और वेरिएबल सेपरेबल करके छोड़ दो, आगे कर लेना अपने आप।
मान लो ऐसा कर्व है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होता ना, ये m इज द स्लोप। तो अगर x, y पॉइंट है तो इसका टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का इक्वेशन होगा y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू -1/m x माइनस स्मॉल x। दो तरीके हैं मेरे को लिखने का। m क्या है? ये एंगल थीटा है और tan थीटा m है, जिसको आप dy/dx भी बोल सकते हो। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ लाने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कौन से पॉइंट का? ये वाले पॉइंट का क्या आएगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो तो my इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस x प्लस my, तो x प्लस my कॉमा 0। अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या आएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल? तो भाई x प्लस my कॉमा 0 और x कॉमा y के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसी को आप लिखते हैं y मॉड y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अगर आप याद करो तो वहां पर भी वही था, दूसरा तरीके से भी यही आंसर आता था बेटा। ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये हो गया y, तो ये ट्राइंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय y, लेंथ ऑफ नॉर्मल बाय y इज सीकेंट थीटा। बोलो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय मॉड y इक्वल टू सीकेंट थीटा का मॉड, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मॉड y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो वही बात आई यहां से कि मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब चाहे जैसे आप कैलकुलेट करो, ये तो आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन पे आओ, इन्होंने क्या बोला कि लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? लेंथ ऑफ नॉर्मल at point P is equal to radius vector. What is radius vector? Radius vector is the distance from origin of the point. तो root x square plus y square. तो since given that y times under root of 1 plus dy/dx का whole square mod is equal to under root of x square plus y square. तो यहां से अब आप सिंप्लीफाई करो तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये dy/dx का होल स्क्वायर है, आई एम सॉरी, is equal to x square plus y square. So y square gets cancelled. You will get, क्या हो रहा है यार ना? हाँ, यहां से क्या आएगा? y dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब सॉल्व हो जाएगा? अब यहां से सॉल्व हो जाएगा आगे कि नहीं? वेरिएबल सेपरेबल है, क्लियर कट दो तरह के केसेस बनेंगे। एक y dy इज इक्वल टू x dx हो गया, एक y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx हो गया। इंटीग्रेट कर लो तो ये एक वाले से मिलेगा y स्क्वायर बाई 2
is equal to x square by 2 plus c, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी नॉट, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी नॉट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरे से आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी नॉट सर्कल विथ सेंटर 0 0, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक जनरल सोल्यूशन ये वाला फॉर्म में आ गया, एक जनरल सोल्यूशन वाला फॉर्म में आ गया। ये दो फैमिली ऑफ कर्व आ गई इसके लिए। क्लियर है? टेंजेंट नहीं, नॉर्मल का केस है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू दिस। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट करना होगा तो क्या चेंजेस आएंगे ये बताओ। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट? दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट डिवाइडेड बाय y, है ना, y, this upon y is cot, no, cosecant, hypotenuse by perpendicular, mod cosecant theta. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू mod y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, दैट इज dx by dy होल स्क्वायर। और अगर इसको आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो यहां से भी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो आप बना के देख लो, सॉल्व अपने आप कर लेना, अभी नहीं सॉल्व करो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाओ तो क्या बन रहा है बोलो? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पर वाई स्क्वायर यहां भी कैंसिल होगा, लेकिन यहां से अब आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा चेंज आया, यहां आया डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई आया था, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स आएगा। तो समझ रहे हो क्या होगा? dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डी वाई अपॉन वाई। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस ln ऑफ मॉड y। आगे का सोल्यूशन आप कर जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। एक में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, तो ये कर जाएंगे एक्स वाई इक्वल टू सी। आगे प्रोसीड कर लेना, कंप्लीट कर लेना दूसरे। क्लियर है जी? कोई शक? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो आप देखो, आपके जो एनसीईआरटी है ना उसमें 50% प्रॉब्लम तो वेरिएबल सेपरेबल पे है, और उसके अलावा वेरिएबल सेपरेबल के अलावा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में तो वो प्रॉब्लम्स है सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोकाई ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0 satisfying the differential equation 1 plus y square dx minus xy dy equal to 0, and also find the equation of a circle touching this conic at root 2, 1 and passing through one of its foci. It's a good question, बट आप ऐसा करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी से सॉल्व कर लो और उसका अगला पार्ट अपने आप कर लेना, नहीं होगा तब मेरे से डिस्कस करना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला काम तो आप फटाफट कर सकते हैं ना जल्दी से। वेरिएबल सेपरेबल क्लियर दिख रहा है, 1 प्लस, रादर ऐसा नहीं, dx अपॉन x is equal to y upon 1 plus y square dy, and therefore ln of mod x
is equal to half ln of y square plus 1 plus ln of c, and therefore you got the curve. क्या आया बोलो? तो आपको एक तो दिख रहा है कि mod of x ln is equal to log of c under root of x square plus 1 y square plus 1. दोनों लॉग को क्लब कर लिया और हाफ को पावर मिलेगा लॉग की प्रॉपर्टी से. इसी को सिंप्लीफाई करके देखो तो एक्चुअली आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1. अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे कि 1,0 से पास कर रहा है तो y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1. ये बात गिवन है. अप्लाइंग दिस कंडीशन x को 0 पुट करो और y की वैल्यू नो x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 1. तो 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. सी स्क्वायर को 1 पुट करते ही तुम्हारा इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. या और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा एक हाइपरबोला मिल जाएगा. अब इसका फोकस निकालना चाहोगे तो फोकस भी आ जाएगा. √2 is the eccentricity. Hyperbola will be like this. Just recall करो 11th में जो कोनिक सेक्शन अगर आपने किया है तो यहां पर √2,0 इज फोकस और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला है. फिर बोल रहे हैं कि अ सर्कल टचिंग दिस कोनिक एट √2,1. तो √2,1 इस पर एक कर्व होगा, यहाँ पॉइंट होगा ऐसे √2,1. इस पॉइंट पर इस हाइपरबोला को टच करने वाला एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है, जो फोकस से पास कर रहा है. ऐसा एक सर्कल ऐसा होगा और एक सर्कल इधर भी होगा, इधर ये दूसरे वाले फोकस से पास करने वाला है. ऐसा ऐसा ऐसे दो सर्कल आएंगे. उसके लिए कैसे करेंगे वो आपका वो प्रॉब्लम पूरा कोनिक सेक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. इसके बाद प्रॉब्लम पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चली जाएगी. उसके लिए क्या करेंगे वो आप मुझे करके बताएंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा. आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे रिप्लाई करेंगे कि हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल एंड हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल C1 एंड C2, राइट. तो दिस इज हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का डायरेक्ट क्वेश्चन या कुछ ज्योमेट्रिक कंडीशन या कुछ फिजिकल कंडीशन दे करके और बोल रहे हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, फिर दिखाओ कि वो वेरिएबल सेपरेबल है, फिर सॉल्व करो और पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाओ. अब आते हैं हम लोग फर्दर टाइप बी. टाइप ए तो आपने देख लिया. टाइप बी मतलब कि टाइप ए तो स्ट्रेट अवे वेरिएबल सेपरेबल है. अब कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है बट दे कैन बी रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो आप लिखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ टाइप dy by dx is equal to some function of ax plus by plus c. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिले dy by dx is sin of ax plus by plus c, dy by dx is tan of ax plus by plus c, dy by dx is log of ax plus by plus c, मतलब फंक्शन ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में हो और इट इज इक्वेटेड विद dy by dx और dx by dy, राइट. देन इसको बोलते हैं इक्वेशन विच इज नॉट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बट कैन बी कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. कैसे कैसे के लिए देखो, पुट
ax plus by plus c as t. I mean to say that this argument, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, f का जो आर्ग्यूमेंट है, उसको आप t मान लो, इसको आप एक वेरिएबल t से रिप्लेस करो। अब इस सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा देखो, a प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स, c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इस dt बाई डी एक्स। भाई देखो इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, तो इंटीग्रेट करने में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहां भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो यहां से क्या हुआ, राइट हैंड साइड तो एफ टी हो जाएगा, बट डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए टोटल डिवाइडेड बाई बी, एंड द इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन विल रिड्यूस टू which form, लिखो dt over dx minus a divide by b is equal to ft, है ना, ये इक्वेशन ऐसा हो गया ना, देखो कोई डाउट। और इसका मतलब है कि dt by dx minus a is equal to b times ft, तो don't you see that dt by dx can be written as a plus b times ft, and now the variables are separable, वेरिएबल सेपरेबल हुआ, लेकिन एक्स वाई में नहीं, टी और एक्स में। तो यहां से हमारा ये फॉर्म ऐसा हो जाएगा, क्या, डी टी ओवर ए प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ टी, ये पूरा टी का फंक्शन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, तो मैंने कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं लिया, मैंने एफ एक जनरल कोई फंक्शन मान करके और दिखाया कि it is now variable separable form, मतलब f sin हो, cos हो, log हो, एक्सपोनेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर dy by dx इस लीनियर फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तो वो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस किया जा सकता है गोइंग बाय दिस एल्गोरिदम और दिस प्रोसीजर। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि dy by dx इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस बी वाई, या 2x प्लस 3y, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, तो हमने बोला 2x प्लस 3y को t पुट कर दो, तो 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो हमने dy बाई डी एक्स पे क्या लिखा है, डी टी ओवर डी एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, log t। ठीक है, अब देखो ये सब सब्स्टिट्यूशन करते समय वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो किस हद तक इंटीग्रेबल है वो अलग बात है, हम बोल रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर देगा, उसके बाद वो इंटीग्रेट होगा नहीं होगा वो हमें सोचना पड़ेगा। तो अब जैसे यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां से आ रहा है डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 log t प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा डी टी ओवर 2 प्लस 3 log t इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये बन तो गया, वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बावजूद इंटीग्रेट होगा क्या, अब वो देखना पड़ेगा इसका इंटीग्रल पॉसिबल है कि नहीं है। बट मेरा पर्पस ये नहीं है कि ये इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो वो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो सकता है, जो कि हो गया। सॉरी, तो एक क्वेश्चन ये वाला करके बताओ जल्दी से, और फिर इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। एक दो क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ।
क्या दिखा है ऐसे बताओ फटाफट जल्दी बोलो। dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आया, कॉस एक्स प्लस वाई आया। आपने एक्स प्लस वाई को टी पुट कर दिया, 1 प्लस वाई प्राइम dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स हो गया। यहां से आया dt बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कॉस टी। यहां से आया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी। 1 प्लस कॉस टी इज 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। यहां से आया 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेबल। ये क्या इंटीग्रल है इसका, tan t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसके बाद में आगे का जो कन्वर्जन है वो आप कर सकते हैं, t के जगह क्या डालेंगे, x प्लस वाई, तो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सी प्लस एक्स। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स c प्लस एक्स, या y इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स c प्लस एक्स माइनस एक्स। ये तुम्हारा फाइनल फंक्शन है विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, what are the type of solution, what is general solution, what is particular solution, and what do you mean by singular solution. And then finally we have begun with the first and most basic method of solving a differential equation, that is called when the variable is either separated or it is separable, तो variable separable method, और जिसके हम लोगों ने दो केसेस किए, एक जो वेरिएबल सेपरेबल है वो तो डायरेक्ट हो जाता है, एक जो वेरिएबल सेपरेटेड है, और जो पहला केस वेरिएबल सेपरेबल जिसमें फंक्शन को एफ एक्स इंटू जी वाई या एफ एक्स अपॉन जी वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो और दूसरा जब डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब ये डिस्कशन कंटिन्यू करेगा परसों की क्लास में, जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के दो और रिड्यूसिबल केसेस करेंगे, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो अगली क्लास का टारगेट हमारा है टू फिनिश अप टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद फिर लीनियर, मतलब आपके जो इस वीक के एंड तक आपका ये टॉपिक लगभग समराइज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय संडे अगर मान के मैं चलूं तो बाय संडे वी आर डन विद द सिलेबस, मींस वी आर डन विद द फंक्शनल इक्वेशन। ये टारगेट मेरा है और मोस्ट प्रोबेबली ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं अभी ऐप के ऊपर में रिवीजन वर्कशीट्स हम डाल रहे हैं। रिवीजन वर्कशीट में देयर बी अराउंड 36 to 40 वर्कशीट्स फॉर 11th एंड द सेम फॉर 12th। तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरा 11th एक वर्कशीट में होगा, वो वर्कशीट में कुछ 5-5, 6-6 टॉपिक 11th के या 3-3, 4-4 टॉपिक 11th के होंगे, कि एकदम शुरू से जैसे आप पढ़ते हो अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री लॉग वगैरह, फिर उसमें बाइनोमियल थ्योरम ऐड हो गया, फिर एक टॉपिक ऐड हो गया, ऐसा करके, और लास्ट में फिर वो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। तो 11th और 12th दोनों वर्कशीट लोड कर देंगे। आपने क्या करना है, एक 11th की एक 12th की वर्कशीट डेली करने का प्लान बनाना। ठीक है, तो ये ऐप के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम लोग ये भी प्लान सोच रहे हैं कुछ कि ऐप के ऊपर में कुछ वर्कशीट्स को तो हम टेस्ट कंडीशन में अभी देखते हैं कि टेस्ट कंडीशन में डालें, 45 मिनट का एक छोटा छोटा टेस्ट, जिसको आप प्रैक्टिस करो टेस्ट पर ही। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है उस पे पीडीएफ के फॉर्म में ही होगा ऐप के ऊपर में। लेकिन अगर उसको हम ऐप के ऊपर में टेस्ट के फॉर्म में डालेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जो हम टेस्ट के फॉर्म में देंगे उसको आप टेस्ट कंडीशन में करना है। ठीक है, वो अवेलेबल रहेगा सिर्फ एक टाइम फ्रेम तक।
कि एक दिन का स्लॉट दे दिया कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, उसके बाद वो टाइम आउट हो जाएगा। और पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, आप पीडीएफ के फॉर्म में करना चाहो करो। वो आप टेस्ट देने के बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। और कल तक मेरे पास डाउट आपका आ जाना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया से रिलेटेड सभी लोगों का, तो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज देयर ऑन द ग्रुप।